अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत के चंद दिन इस वक्त हमने देखे हैं, क्या इसको एक कॉन्फिडेंस स्टार्ट, कॉन्फिडेंस ओपनिंग कह सकते हैं? बिलखुसूस कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज रिसेंटली हुई, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश भी हुई। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा जी बहुत से ऐसे नॉन इश्यूज भी, बहुत ज़्यादा सीरियस डिबेट इनके ऊपर हुई, लेकिन असल बिजनेस है जो गवर्नेंस का और रिफॉर्म्स का, उस तरफ तवज्जो शायद इतनी जा ना सकी। और हम भी मुंतज़िर हैं और मीडिया को भी शायद चाहिए कि रिफॉर्म्स और गवर्नेंस पे पीटीआई का प्लान क्या है, इस तरफ ज़्यादा फोकस करे। मिसाल के तौर पर, एक प्लान के तौर पर एक बात सामने आई, रिसेंटली डिस्कस हुई और अमली तौर पर एक अब खत की सूरत में नजर आई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से तफसीलात तलब की गई। और ये तमाम तफसीलात उन तमाम अहम घरों की थी, उन तमाम अकोमोडेशंस की थी, जिन अकोमोडेशंस के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस, गवर्नर हाउस, ये सेम हाउस नहीं, बल्कि जो डिविजनल लेवल के ऊपर ऑफिसर्स हैं, जो डीपीओज हैं, जो आपके पुलिस के आला अफसरान हैं, जो सर्किट हाउसेज हैं, जो गेस्ट हाउसेज हैं, उन तमाम की तफसीलात तलब की गई हैं। और इन तफसीलात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर ये तमाम मामलात इन तफसीलात के इकट्ठे होने के बाद ऑक्शन की तरफ जाते हैं, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के जो मीडिया एडवाइजर हैं उनका कहना है कि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तफसीलात इकट्ठी करने का मकसद ये है कि ऑस्टेरिटी की जो ड्राइव है उसको मजीद तकवीत देते हुए, आगे बढ़ाते हुए, अगर इनको बेचा जाए तो इससे जो डेड लोड है जिसको कहा जाए कौमी खजाने पर, वो भी कम होगा और एक्सचेकर को फायदा भी होगा जब ये बिकेंगे। तो इस तरीके के जो रिफॉर्म्स मेजर्स हैं, जो इस तरह के मेजर्स हैं, उन पर भी आज प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली क्या पीटीआई इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है, इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर, आज ये भी करते हैं बेनकाब। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एमएनए है पी जान अतरज़ई साहब, तज़कियाकार के तौर पर सियासी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। और जनाब दानियाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है मरकजी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद DSNG पे। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पहले अब्बासी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार थी या नहीं थी? लग ये रहा था कि कोई शेडो कैबिनेट नहीं थी, नाम टीम के मुंतखब होने में, सिंध का तयन करने में नीयत आपकी भले साफ हो, लेकिन तैयारी नजर नहीं आई आपकी तरफ से। क्या यह बात हकीकत है अब्बासी साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। जी ऐसी बात नहीं है। पीटीआई तकरीबन 2010 से अपनी शैडो कैबिनेट के साथ चल रही है। 2010 में भी हमने इलेक्शन से पहले, 2012 में, 13 में इलेक्शन से पहले हमने हर सब्जेक्ट पे अपना एक पूरी पॉलिसी दी थी। उसके बाद भी हमारे थिंक टैंक्स काम कर रहे थे। लेकिन जो आप बात करते हैं कि जब टीम अप होती है, आप इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है कि उसमें फिर आपको ये नहीं पता होता कि आपने कौन सा, किस बंदे को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, कौन कैसे जीतेगा, कौन हारेगा। तो ये सारी बातें चूँकि वो एक कैबिनेट से आगे लेके चलनी होती है, इसलिए आपके जहन में ये है कि चूँकि ये चीज़ें अब अनाउंस हुई हैं। हालांकि इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं या जो आपको उनका एक विजन देते आ रहे हैं, वो शुरू से यही कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी लोग हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट हैं कि जब वो चैरिटी करते हैं, लेकिन टैक्स देने में वो दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी सोच में और रियासत की सोच में फर्क है। वो अपने आप को उससे लिंक नहीं करते, वो ये नहीं समझते कि उनका पैसा उन पे लगेगा। इसलिए ये मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि शैडो कैबिनेट काम कर रही थी, वो एक सेंस देने के लिए। सर सीएम पंजाब की अहम तरीन पोस्ट है अब्बासी साहब, तो आपकी शैडो कैबिनेट में या आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया था? और अगर डिसीजन लिया था तो ये तो 70 दिन कबल इन्होंने ज्वाइन किया था आपको, या 60 दिन कबल बुज़दार साहब ने, तो ये कोई शेडो कैबिनेट का डिसीजन तो नहीं लगता ना? ये चाहे चौहान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लग जाए, ये कोई शेडो कैबिनेट का डिसीजन तो नहीं है ना? नहीं, ये जो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि कुछ चीजें इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे, शायद वो अगर जीत जाते तो शायद हमारे डिसीजन डिफरेंट होते। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटीज चूज करनी होती है, वो एक आफ्टर इलेक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन प्री इलेक्शन लीडरशिप की विजन होती है। पार्टी मीटिंग्स में हमने अपना विजन दिया, हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो बड़ा डिटेल दिया कि हम एक ये जो आप कह रहे हैं कफायत शारी, ऑस्टेरिटी मेजर, ये हमारे लीडरशिप ने पहले दिया था। अब उसके बाद निटिग्रिटी होती है जो होती है। तो असल जो विजन है, ये जो रोड मैप है, वो लीडरशिप ने इलेक्शन से पहले जलसों में, अपने धरनों में, अपनी पार्टी मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। जब हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो इन अदर वर्ड्स हम ये बता रहे होते हैं कि हम इस चीज के खिलाफ हैं, हम इसके ऑपोजिट करेंगे। तो ये जो आप
ने बात की पंजाब के सीएम की, वो पंजाब का सीएम एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है सही। और वो आफ्टर सक्सेस या आफ्टर इलेक्शन ही हो सकता है, इसलिए वो इलेक्शन के बाद हो। गॉट योर पॉइंट के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपने डिसाइड किया इलेक्शन के बाद। दानिया चौधरी साहब, बहुत से लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तज्जियों में, वो कहते हैं जी कि इस वक्त नून लीग की ये जो इस वक्त गवर्नमेंट साहब कर रही है और जो जमात अभी है, उसके लिए सब में बड़ा खौफ ये होगा कि अगर खान साहब इस एजेंडे पर 30% भी अमल दरामद कर दें जो उन्होंने ऐलान किया है, तो फिर पंजाब में नून लीग की जो सियासी मुस्तकबिल है, जो उसकी सियासी साख है, वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। तो डू यू एग्री विद दिस? क्या ये खौफ है आपकी जमात में, आपके रैंक्स में कि पीटीआई कहीं कामयाबी ना हो जाए 30% में इंप्लीमेंट करने में इन तमाम चीजों को? देखें जी, पहले तो मैं आपके सवाल से पहले जो अब्बासी साहब कह रहे थे, कुछ जो मुझे समझ आई उस बयानिया का अगर मैं आंसर करूं, मैं इनकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं बात करें, हम अगर जो इनकी शेडो कैबिनेट की बात कर रहे थे, देखें आज जो तनकीद हो रही है वो कोई पार्टी तनकीद नहीं कर रही, इनकी अपनी इस तरह की स्ट्रैटेजी रही है कि लोग तनकीद कर रहे हैं, मीडिया तनकीद कर रहा है, जो इन्होंने अपने खुद हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए। जब इन्होंने बोला कि हम आते साथ ही अपनी जितने भी गवर्नर हाउसेज हैं उनके ऊपर बुलडोजर हम चला देंगे, जब इन्होंने बोला कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, जब इन्होंने बोला कि हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस ये गवर्नर हाउसेज हैं, इनको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाएंगे, आज वो तमाम चीजें किधर हैं? जब इनके पंजाब के सबसे बड़े सूबे के इनके आते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बुरे लफ्ज बोलते हैं हमारे एक्टर्स और इंडस्ट्री के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर। जब इनके फवाद इनके अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके लोगों को गुमराह करते हैं और गलत बयानिया और झूठे फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि 50 रुपए पर लेटर हेलीकॉप्टर बनेगा, ये कंट्रोवर्सीज उन्होंने खुद क्रिएट की, ये बातें उन्होंने खुद क्रिएट की। आज जब ये बात करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर की, और हम जब उनकी वैलिडिटी के ऊपर बात करते हैं और हम जब कहते हैं कि वो चला सकते भी हैं सुबह या नहीं, उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर, तो हम क्यों बात करते हैं? देखिए, पाकिस्तान after the amendment of the constitution we have provincial subjects, Punjab itself has provincial autonomy। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑटोनमस है, he will run the government himself, he is not answerable to the prime minister। तो जब उन चीफ मिनिस्टर को बुला के बार बार प्राइम मिनिस्टर को फीड करना पड़ेगा, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किधर गई, खुद मुख्तारी सूबों की किधर गई, और वो क्या डिसीजंस लेंगे जो खुद अभी तक ही इज टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और उनको लाए अमल भी उन्होंने देना है। तो देखें, तब ऑल दीज थिंग्स कि आप जब सवालिया निशान हम डालते हैं, ये हमें बोलते हैं कि हमारी कैबिनेट नहीं है, हमें पहली दफा चांस मिला। इनकी कैबिनेट में 80%, आई कैन नेम पीपल जो फर्स्ट टाइमर्स नहीं है, चौधरी शुजात साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, क्या नाम है, और जितने और लोग हैं इनके साथ, जितने इनके साथ लोग हैं, ये अगर हम नाम देखें, हुसैन साहब हैं, अब्दुल रजाक साहब हैं, नूरुल हक साहब हैं, जितने भी परवेज खट्टक साहब हैं, और जो पीटीआई एमक्यूएम के पुराने लोग रहे, इसमें तो पीटीआई के एक तो लोग नहीं है, तो ये सारे वो लोग हैं जो रिपीटेडली परफॉर्म कर चुके हैं, रिपीटेडली फेलियर्स और ब्लंडर्स कर चुके हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमें फर्स्ट टाइम हमारी टीम को मिला है, ये सारी टीम चली हुई है पहले। तो जब ये सवालिया निशान, ये शोर जब डालते हैं और ऑपोजिशन डालती है, तो वो इनके अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब ये खुद उनके ऊपर गिरते हैं, तो लोग क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि भाई आपने तो ये कहा था, आज वो आपका बयानिया किधर गया, आज वो बयानिया किधर गया जो लोग सवाल पूछे। ये तो आपने जो कहा, चले जो इनके अपने वादों के हिसाब से इनको परखा जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस को, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन सर जो नून लीग है बतौर ऑपोजिशन, उसको क्या ये खौफ है? मैंने यही पूछा कि कहीं ये परफॉर्म ही ना कर जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे डीपीओस के घर अगर बिक जाएं, आला तरीन जो लोकेलिटीज जो उनके अकोमोडेशंस थी वो बिक जाएं, ऑस्टेरिटी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां जिनके ऐड आ चुके हैं फरोख्त हो जाएं, डिस्क्रिशनरी फंड बंद हो जाए और हकीकी तौर पर बंद हो जाए, लफ्जी नहीं हकीकी तौर पर बंद हो जाए, तो ये तमाम मेजर्स, तो फिर आपके लिए रास्ता तो आगे लोग भूल ही जाएंगे नून लीग कौन सी जमात थी पीटीआई की गवर्नेंस रिफॉर्म्स को देखकर। ये तो नहीं खतरा है आप लोगों को? आप किस देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी जिंदगी में कोई चीज देखते हैं ना, कोई भी हम काम करते हैं, तो सबसे जरूरी कि एक बच्चे का स्कूल जाने से लेकर हर चीज में हम क्या बात करते हैं? बेस,
फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन पुख्ता स्ट्रांग होनी चाहिए। जब फाउंडेशन की बात करते हैं, जब इनकी फाउंडेशन ही कमजोर है, इन्होंने जिनको चोर डाकू कहते थे वही उनकी बुनियाद रख रहे हैं, इनके मिनिस्टर्स और पार्टी के सारे फारिग किए हुए लोग इनके मिनिस्टर्स हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म? जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, आज नई गाड़ियां क्यों नहीं ऑक्शन करते, पुरानी गाड़ियां ऑक्शन कर रहे हैं और कल ये फिर खरीदेंगे वो गाड़ियां। हम देखेंगे, देखें लोगों का जो इस मुल्क में मसला है कि गरीब बंदे को नौकरी किस तरह मिलेगी। जब ये 1 करोड़ नौकरियां कब से देनी शुरू करेंगे, जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में स्टाफ को डी स्टाफ करेंगे, वो नोटिफिकेशंस कब करने शुरू करेंगे? गवर्नमेंट इदारे बातों से नहीं चलते, जब उसमें ये रिपीटेडली अब जब बार बार आके कहते हैं कि हम दो मुलाजिम रखेंगे, उस 2 मुलाजिम में तो इनको मैं 4 अभी गिना देता हूं, MS, DMS, CSO और PSO, 4 ही हो गए। तो जब ये और मुलाजिमों को निकालेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की, क्योंकि आप उनको रखें या ना रखें, दे आर पेड, उनको किधर लेके जाएंगे ये? जब अच्छा डीपीओस के घर ये किस तरह ऑक्शन करेंगे, डीपीओस को किधर लेके जाएंगे? अच्छा जब हम बात करते हैं इसमें खाली ये 40-45 सियासतदानों की, मिनिस्टर्स की बात करते हैं या ये जजेस की भी बात करते हैं, ये आर्मी पर्सनल्स की भी बात करते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी कम होंगे, आर्मी हाउसेस भी बिकेंगे। देखिए दिस कंट्री डज नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट इज नॉट मेड अप ऑफ 47 मिनिस्टर्स। लेकिन आप सर उसूल की बात सारे सवालात हैं जिनके अब्बासी साहब और इनको करना पड़ेगा, जवाब हम लेंगे। अभी आगे शक है जब शुरू करेगा ना कोई परेशानी है, लेकिन दानियाल साहब अनफॉर्चुनेटली पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पहले अपनी आप प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं सर, तो मुशर्रफ साहब के लोग तो आपकी जमात में, आपकी काबीना में अहम तरीन अरकान थे, आपने अहम वजारतें दी हुई थी उन लोगों को, तो प्रिंसिपल्स तो कहीं आप लोग फॉलो ना आप कर रहे थे, और अब उस बुनियाद पे इन पे किस तरह तनकीद कर सकते हैं कि उनमें मुशर्रफ के लोग आ गए या आ गए, जब आपके साथ भी लोग थे? आज अगर हम बात करें तो इनकी 82% कैबिनेट जो है वो मुशर्रफ साहब की कैबिनेट है। तो आपकी 25% होगी, 30% साहब को प्लेस करने की क्या हुआ हमारी? अच्छा आप हमारी बताएं, जब हमने शुरू में पहले मिनिस्टर्स अनाउंस किए थे, शुरू में फर्स्ट टाइमर्स जो हमने बुनियाद रखी थी, वो हमारे वो लोग थे जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म खेलते आए, जो हमारी पार्टी का बयानिया लेके चलते रहे, और उसके बाद हमने प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को उसमें ब्रिज ऑन करने के लिए रोल दिया। वो चाहे दानियाल हो, चाहे मारवी हो, कोई भी हो, दे केम इनटू द सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में हमारी आपने रखे तो प्रोफेशनल्स रखे, और ये रख रहे हैं डॉक्टर अरशद हुसैन इज आल्सो प्रोफेशनल, रज़ाक दाऊद इज आल्सो प्रोफेशनल। देखिए नहीं तो आपने रखे तो दोज आर प्रोफेशनल्स, और ये डॉक्टर अरशद हुसैन अगर उन्होंने रखा है, और रज़ाक दाऊद, तो दीज आर आल्सो प्रोफेशनल्स। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब who's been an opening batsman for मुशर्रफ, तो फिर पूरे मुशर्रफ साहब को ही ले आते, सारी कैबिनेट उनकी अगर आपके लेके आनी है, चौधरियों को लेके आना है, की तरफ हमें तो मैं इन सवालों का जवाब नसीम साहब को लेके आना है, हमारे सारे सवाल सदाकत साहब के सामने, और जान अचकज़ई साहब भी अपना तज़किया इनके क्या बोलते हैं कि वाकई में ये जो भी दानियाल चौधरी साहब कह रहे थे कि क्या ये सिर्फ अल्फाज हैं, ये सिर्फ एक रिटोरिक है, या इंप्लीमेंटेशन के साथ वो रिफॉर्म्स हमें नजर आएंगे? वील आज दिस आफ्टर दिस ब्रेक, बेनकाब है मेरे साथ रहिए। अपने वज़रा के ख़त्म कराए, अपने गवर्नर्स के करवाए, CMs के कराए, कैबिनेट मेंबर्स के कराए, बाकी जो लोग हैं MNAs MPs के कराए, तो ये एक जेन्युइन चीज़ है जिसमें उन्होंने अपना इख्तियार छोड़ा। लोगों को ये मैसेज देना था कि अब पाकिस्तान में वो लोग आ गए जो आपके पैसों की फ़िक्र करते हैं, ताकि अगर लोगों से कल टैक्स मांगें तो लोग टैक्स दें। लोगों में और हुकूमत में बहुत गैप है, लोग समझते हैं कि लोग यहाँ पे अयाशियाँ करते रहे माजी में। तो इसकी मिसाल ये है, एक वज़ीर आज़म के घर में 527 मुलाजिम थे, और मुझे खुद जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जो किचन है वहाँ पे तकरीबन को 1.5 दर्जन लोग थे जो मियाँ साहब के लिए सिरी पाए बनाते थे। तो इस तरह के सरकारी मुलाजिम एक मैसेज है कि यहाँ पे लोग बैठ के दानियाल साहब का सवाल ये था कि मैं बस एक चीज रिमाइंड करा दूं, मेरे भाई ने कहा, उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन कोई निकला है अब तक कि आपने स्टाफ में कितने लोगों को अमली तौर पे फारिग कर दिया है, यानी हम सुनना ये चाहते हैं नोटिफिकेशन वो निकला या नहीं निकला, वो पूछ रहे थे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां ये लोग ट्रांसफर करके ये काम खत्म कर सकते हैं। अभी हुकूमत के वर्किंग के 8 दिन गुजरे, 8 वर्किंग डेज में हुकूमत ने काम किया है, ये हम विजन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई मुलाजमीन है तो उनको अनएम्प्लॉय नहीं करना, उनको री एम्प्लॉयमेंट या दूसरे जगहों में ट्रांसफर और पोस्टिंग, ये एक नॉर्मल बात है। 88 गाड़ियां मियाँ साहब अपने साथ लग्जरी गाड़ियां रख के चल रहे थे, उनकी ऑक्शन का ऑर्डर हो गया है और आज इश्तिहार आ गया है। इसके अलावा हमने अपने मिनिस्टर्स के या बाकी लोगों के बाहर के इलाज ख़त्म किए, फॉरेन ट्रिप्स ख़त्म किए, और बहुत बड़ी जो बात जिसको मीडिया ने उससे हाईलाइट नहीं किया और माइनर चीज़ों पे चला गया, वो था FBR
को रिफॉर्म करने की बात, नेशनल बैंक के जो मनी लॉन्ड्रर प्रेसिडेंट था उसको फारिग किया, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को रीवैम्प कर रहे हैं, पुलिस FIA को रिफॉर्म कर रहे हैं, टास्क फोर्सेस बन गई हैं, ब्यूरोक्रेट्स अच्छी साख के लगे हैं हर इदारे में, फॉरेन पॉलिसी में FBR को आपने कैसे रिफॉर्म किया सर, मुझे थोड़ा बताएं। में ऑनलाइन को कन्विंस किया, ये वाली जो बात मैं भी सुनना चाहता हूं, 10 बिलियन दरख्तों की ड्राइव आज शुरू हो गई सर, वो आपने किया एग्जैक्टली आपका ड्राइव, लेकिन FBR में क्या किया है? FBR में तो तनकीद हो रही है कि जहांजेब खान जो ऑफिसर आपने लगाए हैं वो बड़े क्लोज एड थे शहबाज शरीफ साहब के, तो एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो बल्कि बहुत से लोगों ने तो कहा है जी कि मुबैना तौर पे ही माइट बी इन्वॉल्व्ड इन करप्शन आल्सो, शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे, तो उसमें क्या रिफॉर्म आया है FBR में, स्ट्रक्चरली क्या रिफॉर्म आया है? जी देखें, अभी ये आप कह रहे हैं, वही मैंने कहा कि 6 या 7 दिन की गवर्नमेंट चली है, ऑफिस में रही है, तो रिफॉर्म करने के लिए लीडरशिप का विजन है, बंदे हम सारे नए नहीं रख सकते, उन्हीं लोगों को रिफॉर्म करेंगे, और अगर कोई बंदा मुशर्रफ का है, साहब का है, या शहबाज शरीफ साहब का है, तो हम सिर्फ जाती दुश्मनी में मियां साहब की तरह पीछे निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। माने का खानदान के बारे में पूछा था जी, दो बातें कर रहे हैं। उस्मान साहब का पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर के बारे में तनकीद ये हो रही है कि वो नए हैं, और नए क्यों हैं, और जो पुराने हैं वो पुराने, तो पुराने क्यों हैं? तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून चूंकि 35 साल बाद इक्तदार से बाहर गई है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी तनकीद करें, तो मेरा उनको मशवरा है कि अभी जो उन पे हालात हैं, वैसे भी मुझे लग रहा है कि उन पे आगे हालात मुश्किल हैं, क्योंकि सारी लीडरशिप इनकी करप्शन केसेस में जाएगी, तो अगर कोई शहबाज शरीफ साहब का पुराना उनका क्लोज एड हमारी गवर्नमेंट में आता है, उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, तो खान साहब ने कहा कि इमरान खान समेत जो नैब के चेयरमैन है वो हमारी कैबिनेट से शुरू करें, और कोई भी बंदा जो करप्शन में इन्वॉल्व होगा उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। जीरो मैंने, क्योंकि मुझे प्रोविंसेस में पहले के और सेंटर में ब्रेक पे जो सदाकत साहब मैंने पूछा कि मानेका फैमिली की इंपॉर्टेंस या उसकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स में क्या हैसियत है, ये गलत है तासुर जो बन रहा है, यह सही है ये तासुर, मुझे इस पर वजाहत आपकी तरफ से क्या होगी, क्या आप बोलेंगे इस पर? देखें, ये केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट फोरम जहां पे ये डिसाइड हो जाएगा कि किसने मिस यूज की। असूलन हाई मॉरल ग्राउंड पे ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, अगर हुई है और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वाज इट इंस्टीट्यूशनल मैटर या कोई आउटसाइड से इंटरफेरेंस हुई है, लेट द कोर्ट जजमेंट बी देयर, उसके मुताबिक हम कमेंट करेंगे, अगर गलत हुआ है तो नहीं होगा दोबारा, और अगर जिसकी गलती है मेरा ख्याल उसको सजा भी मिलेगी। हम बड़ा क्लियर हैं इस चीजों में कि कोई भी फैमिली, जब इमरान खान के खानदान का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है तो किसी और का भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो अनप्रेसिडेंटेड ऐसा निजाम आएगा कि पुलिस और ये इदारे बात की है सियासी असर से पाक होंगे। ठीक है, एहतसाब की बात भी की है, तो इसी पर हम आएंगे, लेकिन आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक दानियाल चौधरी साहब से, जान अचकजई साहब से, सदाकत अब्बासी साहब, क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक हाइप भी है और एक्सपेक्टेशंस भी हैं एहतसाब के हवाले से बिलखुसूस, क्योंकि जो रिटोरिक या जो पॉलिटिकल नैरेटिव पीटीआई ने दिया है कि हम करप्शन के खिलाफ जहाद और पैसा वापस लेकर आएंगे, अमली तौर पर कितना मुमकिन है और किस तरह होगा, जानेंगे इस ब्रेक के बाद मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सपेक्टेशंस कौम की बांधी हैं, पैसे की वापसी से लेकर यहां होने वाली करप्शन या यहां होने वाली बदउनवानी, आखिरकार किस तरीके से ज्यादा वाइब्रेंट तरीके से इस तरफ बढ़ा जाएगा और अमली तौर पर यह तमाम पैसा पाकिस्तान लाया जाएगा, और क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए। दानियाल चौधरी साहब, अभी अब्बासी साहब ने भी कहा आपकी जमात के जो दिन आगे लिखे कड़े दिन है आपके ऊपर और आने, और अब जो बदनवान अनासिर हैं उनके लिए भी शायद और भी आने हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या वाकई में पैसा वापस आ रहा है? क्या होने जा रहा है करप्शन के खिलाफ पीटीआई की गवर्नमेंट में? दानियाल चौधरी साहब देखें जी, ये एक एस्पेक्ट है कि अगर हमने हमारी पार्टी में लोगों ने गलत किया तो दे शुड बी अकाउंटेबल, दे शुड बी टेकन हेड्स ऑन, और हम इसको डिसएग्री भी नहीं करेंगे। आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन के हु वुड ऑलवेज से कि जिसने गलत किया उसको पूछना भी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
लेकिन देखिए मुल्क जो है ना इस अकाउंटेबिलिटी से आगे नहीं खाली चलेगा, इसमें और बहुत चीज़ें हैं जो आपने करनी है। आपने आगे मैशत को किस तरह लेके जाना है, आपने अपनी टीम मेंबर्स कौन से प्लेस करने हैं, आपके फाइनेंस पॉलिसी कौन बंदा कर रहा है, कौन ड्राइव करेगा। अगर आप जो है अपना एक सबसे बड़े सूबे का, वन ऑफ द बिगेस्ट कराची का आप गवर्नर, अगर आप FA पास फेल लगाते हैं, जो चांसलर भी है तमाम यूनिवर्सिटीज का, ही इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द ऑल यूनिवर्सिटीज। सदाकत साहब खुद एजुकेशन से इनका ताल्लुक है, मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है, हम इस फील्ड में काम करते हैं। तो आप देखें कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये लोग देखिए अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सवालिया एवरीवन हु इज डन करप्शन शुड बी टेकन इन चार्ज, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मेरी पार्टी से या किसी और पार्टी से है। आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट, लेकिन मुल्क को आगे चलाने के लिए खाली वो नहीं चाहिए ये कितना रिकवर कर लेंगे या क्या कर लेंगे। मुल्क को आगे चलाने के लिए आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टम के ऊपर टीम करनी पड़ती है, फ्रेमवर्क ले करना पड़ता है, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम। अगर आप एक फेलियर को चीफ मिनिस्टर बना दें, एक फेलियर को गवर्नर बना दें, और ये तमाम पोजीशंस में जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है आप ऐसे लोगों को लगा दें जो काबिल ही नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या डिलीवर करेंगे, वो क्या काम करेंगे, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर और उम्मीदों के ऊपर किस तरह पूरा उतरेंगे। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको सदाकत साहब ने, अगर आज हम क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं इनकी किसी पॉलिसी के ऊपर नहीं कर रही है। भी कह रहे थे अब्बासी साहब कि हमें 8 दिन हुए हैं। अब्बासी साहब हम आपसे आपकी गलतियों का निशानदेही कर रहे हैं। जो बातें आप करते थे खाली आपको चेहरा दिखा रहे हैं कि अगर 50 रुपए का पर लीटर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना जरूरत है तो ये और भी जरूरत रही है पहले भी। अगर आज आप रोडों के ऊपर क्या नाम है प्रोटोकॉल्स की वजह से गाड़ियां 20-20 लेके आपके चीफ मिनिस्टर फिर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इसको आपने कहा गलत। तो ये तमाम वो चीजें हैं कि लोग भी और बंदे भी सवाल करेंगे। और जब तक आप एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ एक प्रॉपर एक ग्राउंड के साथ जवाब विल कीप ऑन क्वेश्चनिंग यू मोर। मैं सदाकत साहब का जवाब इस पर हासिल करना चाह रहा हूं, लेकिन ये जो बात है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ करप्शन का पैसा नहीं, हमें पूरी टीम बनानी पड़ेगी। तो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल मुरत्तब की गई है, इसमें इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे जो वेल बैकग्राउंड के, वो भी एक टीम सामने आई है। लेकिन ये वाली बात के सदाकत दवा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी उन्होंने सवाल किया है कि सर ये जो सिर्फ ये वाली बात के जो पैसा बाहर से लेकर आएंगे, हम करप्शन का पैसा रोकेंगे, ये करेंगे किस तरह, आपने क्या सोचा है? और ये जो बात दानियाल साहब ने की, इट्स नॉट इनफ, ये काफी नहीं है कि आप कर सकें, और कितना कर सकें ये भी नहीं पता हमें। वाह जी बहुत शुक्रिया। मैं बात ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जो आपका पॉलिसी कौन बनाएगा, तो उसका आधा जवाब आपने दे दिया कि असद उमर मेरा ख्याल है वन ऑफ द टॉप ब्रिलियंट ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान है। वो हमारी फाइनेंस पॉलिसी को, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को हेड कर रहे हैं। और जैसे आपने इनको बताया कि इनकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, आज एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट जो डिफरेंट इदारों में और डिफरेंट प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं, उनकी एक टीम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जो एडवाइस करेगी और असद उमर साहब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इन्होंने बात की कि किसी जगह पे इनको डिग्री, किसी की बहुत बड़ी डिग्री पे एतराज़ है, तो कुछ पोजीशन जैसे गवर्नर्स की या प्रेसिडेंट की वो सेरेमोनियल है, शायद वो इतना डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं है। आइडियली स्पीकिंग होना चाहिए क्वालिफाइड लोग, ज़्यादा क्वालिफाइड लोग, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो जो प्री रिक्विजिट आप नहीं रखे हुए हैं, जो पैरामीटर्स आप नहीं रखे हुए हैं, अगर वो फुलफिल करके कोई आता है तो अब हमने अपने असूल बनाने हैं। तो इस हवाले से ये सेरेमोनियल पोजीशन है। बाकी बात कि हम करेंगे कैसा, देखिए मैंने आपको कहा है एक बात इनकी और है, रिफॉर्म करने के लिए करेंगे कैसे से पहले एक बात इनकी और है, बस एक बात और है, वो कहते हैं रिफॉर्म करने के लिए आपके जो वादे हैं ना, उन वादों की बुनियाद पे हम आपको परख रहे हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर में जाना और ऑस्टेरिटी जो वादे दौरान जलसों में धरनों में किए थे, उस बुनियाद पे आपको परख रहे हैं, पॉलिसी पे नहीं परख रहे आपको, ये बोल रहे थे दानिश साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने कहा कि ये एग्जीक्यूट कैसे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के, तो सबसे पहले ये बात है कि 3-4 तरह के मेजर्स होते हैं। एक तो आप सजा देते हैं, केसेस को जल्दी से ख़त्म करते हैं अपना लॉजिकल कंक्लूजन पे, फिर आप रिफॉर्म करते हैं और चीज़ों को रोकते हैं। और इसकी सी चीज़ है लेजिस्लेशन। हमने टीम बनाना शुरू कर दी है, लेजिस्लेशन के लिए भी ऑर्डर दे दिया। पिछले दिनों नैब के चेयरमैन इमरान खान साहब से मिले और जो पिछला नैब के कानून में जो उसमें लकूनास है उनको ख़त्म करके नया कानून लेके आ रहे हैं। टास्क फोर्सेस बन रही हैं। बाकी आपने कहा कि जी ये हेलीकॉप्टर, मुझे कोई एक तकरीर भी याद नहीं है जिसमें हेलीकॉप्टर को क्रिटिसाइज किया हो। ये तो नून लीग वालों ने और कुछ मीडिया हाउसेस को शुगल चाहिए था तो उन्होंने शुगल लगा लिया।
कभी भी हेलीकॉप्टर को ऑस्टेरिटी में डिस्कस नहीं किया गया। उसमें यह था कि कॉन्वॉय जाया करता था मियां साहब के पास 80 गाड़ियों का। इससे पहले भी हेलीकॉप्टर यूज हुए, अभी भी होते रहेंगे मुल्क की वफात के लिए। तो कहने की बात यह है कि इनकी अच्छी तनकीद को हम वेलकम करेंगे, लेकिन ये 5 दिनों में जो वावेला डाल दिया वो मेरा ख्याल है इनको ये लग रहा है कि 35 साल से ज़िया-उल हक से लेके आज तक चूंकि ये इक़्तिदार में रहे, अब इनको अपनी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और इन पे चूंकि जो करप्शन के केसेस हैं वो लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ हैं और इनके साथ पब्लिक। अच्छा दानियाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मेरे ख्याल से भी नहीं है, मेरा ख्याल है वो परेशानी है। बिल्कुल जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं और आगे इमरान खान साहब खुद नैब की इन्वेस्टिगेशन के बीच में है, एक ऑटोनमस अदारा, उसके आप चेयरमैन को, नैब के चेयरमैन को बुलाते हैं कि वो आपको लीगली परमिट ही नहीं करता। जब आप एक केस में खुद इन्वॉल्व हैं, आपने त्यारा, चीफ मिनिस्टर का त्यारा इस्तेमाल करते हुए, जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं थे, आप कुछ नहीं थे, आप एक इन्वेस्टिगेशन में खुद पार्ट हैं, तो आप तो उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन को। और जब ये हम हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना जी, तो ये अपने लिए करते हैं। आज इनको सिक्योरिटी याद आ गई, जब मियां नवाज शरीफ बलोचिस्तान जाते थे तो तब सिक्योरिटी याद नहीं आती थी। हमने इस मुल्क को साथ चलाया। आज अगर पाकिस्तान इज द 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन इज बिकॉज वी डिड इट। अगर आज पाकिस्तान इज द क्या नाम है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अगर डेवलपिंग नेशन का टाइटल मिला तो इट इज आवर गवर्नमेंट हु अचीव्ड इट। अगर आज हम फास्टेस्ट मुस्लिम ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इट इज बिकॉज वी अचीव्ड ऑल दोस थिंग्स। सदाकत साहब, ये सारी वो चीजें हैं, पाक पतन का हमने नहीं इंसिडेंट किया। आपके हेलीकॉप्टर के 50 रुपए का जो आपकी बात की वो हमने नहीं की। मीडिया पे आके मीडिया को, लोगों को और इंडस्ट्री के लोगों को हमने नहीं गालियां दी, ये आपके लोगों ने किया। और लोग खाली आपसे सवाल कर रहे हैं, हम भी और मीडिया भी, कि ये क्या स्टैंडर्ड है जिसको आप बार बार कहते रहे और आप खुद आज साहब, ये जो बात दानियाल साहब ने की, लेकिन जो खान साहब ने कहा जी 3 माह मुझे कम से कम दे मीडिया बोलने दें इकोनॉमी पे, सिर्फ एक जुमला जी फरवा लें। अगर मुझे सिर्फ एक जुमला जी कर ले जी, कंप्लीट करें जी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमी का कोई, इन्होंने बहुत बड़ी कोई एशियन टाइगर की बात की है, तो मेरे भाई आज 9 अरब डॉलर, 9 बिलियन डॉलर्स अर्जेंटली नीडेड टू मेक द इकोनॉमी ब्रीथ। और इसके अलावा 1200 अरब रुपया आपका इस वक्त सर्कुलर डेट हो गया है। आपकी सारी नेशनल कॉर्पोरेशन, स्टेट और अन्य इंडस्ट्रीज सारी बैठ गई हैं और बिलियंस के लॉस में। बड़ी इज्जत करता हूं, आप मेरे बड़ा प्यार का रिलेशन है। पता नहीं आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी किस मुल्क का है? भाई जरा अमेरिका का, चाइना का। डेट टू जीडीपी रेशो से आपके मुल्क की प्रोग्रेस में फर्क नहीं आता। अच्छा जान अजीज साहब, आप इस पे ये मुझे बताएंगे कि मीडिया से खान साहब ने 3 माह मांगे, मीडिया का किरदार जान अचकज़ई साहब क्या बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट हो रही है एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे, कुछ फेक रिपोर्टिंग, या आपके नजदीक जो खान साहब ने जो एक सेट किया था ट्रेंड, एक एक्सपेक्टेशंस, उस हिसाब से सही है मीडिया जा रहा है, जो अगर हर बात को एक इशू बना रहा है माइन्यूट इश्यूज में जाके? जान अचकज़ई साहब देखिए, मीडिया को ये एक पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी है, उन्हें फेक न्यूज़ भी चाहिए और उस पर उन्होंने प्रोग्राम भी करने हैं, शाम को अदालत भी लगानी है। मीडिया की मजबूरी है, उन्होंने वो ख़बरें उठानी है जिसमें मिर्च मसाला वो लगा सके, चीज़ों को एग्जैजरेट करें। हमारी मीडिया इतनी मेच्योर भी नहीं है जिसमें क्रूशल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस नहीं होते हैं। सारी पॉलिटिक्स जो है वो जीटी रोड की है जो मोस्टली डिस्कस होती है। बाकी पाकिस्तान के बारे में मीडिया की इश्यूज़ जो है वो नेगलेक्टेड हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि अब चाहे जितना भी मीडिया तनकीद करेगा उतना उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवालात होंगे। एक ज़माना था जब मीडिया की तनकीद को सीरियस लिया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया को रिफ्लेक्ट करता है और सोशल मीडिया में ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फेक न्यूज़ पे हैं, वो मुबालगे पे मबनी होती हैं। तो इसलिए मीडिया भी खुद जो है एक ऐसे एहतसाब के निज़ाम से गुजर रहा है जिसमें बहुत से लोग सवालात उठाएंगे कि क्या उनकी बातों को सीरियस लिया जाए। रही है कि गवर्नेंस, बिल्कुल गवर्नेंस की चेक के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है, ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन अब जहाँ पे हम सियासतदानों को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करते हैं, वहाँ मीडिया को भी अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है कि ऐसा वक्त आने वाला है कि अगर उन्होंने एहतसाब नहीं किया तो लोग बिल्कुल मीडिया पे भरोसा नहीं करेंगे। जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ये जो खबरें या जो फेक न्यूज़ चलाई गई हैं और उस पर प्रोग्राम, यानी उस पर तो बिल्कुल इंग्लिश में कहते हैं दे आर नॉसिएटिंग, यानी उस पर आपको बिल्कुल आप हैरान होंगे कि मुल्क के बहुत से बड़े मसाइल हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं ईरान के, अमेरिका के आ रहे हैं, वो इश्यूज कभी डिस्कस नहीं हुए, ना कोई इस पर कोई प्रोग्राम हुआ। और अगर होता है तो यानी हजारों घंटे जो हैं 10-10 यानी 100 टॉक शोज दिन को पाक पतन पे हो रहे हैं दूसरी। तो ये खुद मीडिया की एक सवाल है कि लोग
फिर स्विच करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाना सके साहब, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। आपका भी, सदाकत अब्बासी साहब का भी और इसके साथ दानियाल चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया। अहम तरीन पॉइंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल का लाहेअमल, गवर्नेंस एजेंडा और उस पर अमल दरामद किस तरह होगा मुमकिन, तमाम सवालात अहम तरीन आपके सामने रखे। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।